अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। क्या आपने कभी ये सोचा है कि ऐसा मुमकिन है कि हम हमेशा जी सकें? तो दुनिया कैसी होती? क्या हमें अपनी लाइफ के गोल्स और प्रायोरिटीज़ को बदलना पड़ता? ये सवाल सिर्फ एक फ़िलासफ़िकल डिबेट नहीं है, बल्कि साइंस और टेक्नोलॉजी का एक बहुत बड़ा टॉपिक है। आज की इस वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे बूढ़ेपन का प्रोसेस, इसे रोकने की कोशिश और टेक्नोलॉजी का इसमें क्या रोल है। साथ ही हम इसमें एथिकल और फ़िलासफ़िकल इम्प्लीकेशन पर भी बात करेंगे। क्या साइंस एक दिन अमर होने का ख्वाब पूरा कर सकेगी? तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। बूढ़ेपन के पीछे की साइंस काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, लेकिन आसान तरीके से समझने के लिए सबसे पहला स्टेप है बूढ़ेपन के साइंटिफिक मैकेनिज्म को समझना। बूढ़ापन बेसिकली एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जो सेल्स के डीएनए डैमेज और टेलोमर शॉर्टनिंग की वजह से होता है। अब ये डीएनए डैमेजिंग और टेलोमर शॉर्टनिंग क्या है? फ्री रेडिकल्स जो स्ट्रेस, पॉल्यूशन, अनहेल्दी लाइफस्टाइल की वजह से बनते हैं, डीएनए को ज़्यादा डैमेज करते हैं और ये प्रोसेस माइटोकॉन्ड्रिया की हेल्थ को भी इन्फ्लुएंस करता है। अब ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, मैं धीरे धीरे इस वीडियो के अंदर आपको हर चीज़ क्लियर करता चलूँगा, तो आप याद रखिएगा। माइटोकॉन्ड्रिया को हम सेल्स का पावर हाउस कह सकते हैं। अब सेल वो चीज़ है जिससे मिलकर हमारी बॉडी बनी है, या इसे हम अपनी बॉडी का सबसे छोटा बिल्डिंग ब्लॉक भी कह सकते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया हमारे सेल्स के अंदर छोटी फैक्ट्रीज की तरह काम करते हैं, जो खाना और ऑक्सीजन को एनर्जी में चेंज करते हैं, और ये एनर्जी सेल्स को मिलती है जो हर काम के लिए ज़रूरी होती है, जैसे चलना, बोलना या सोचना। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी बनाते हुए फ्री रेडिकल्स भी प्रोड्यूस करते हैं, जो हमारे डीएनए और सेल्स को भी डैमेज कर सकते हैं, जो एजिंग और बहुत सारी बीमारियों का भी सबब बनते हैं। समझने के लिए सोचिए कि माइटोकॉन्ड्रिया एक बैटरी की तरह है जो सेल्स को ज़िंदा और एक्टिव करके रखते हैं। अब दूसरी चीज़ है टेलोमर्स। टेलोमर्स को हम सेल्स का सेफ्टी कैप भी कह सकते हैं, जो डीएनए के लास्ट या एंड पर मौजूद होता है। ये एक पेंसिल की इरेजर की तरह काम करता है, यानी कि हर सेल के डिवीज़न के बाद थोड़ा थोड़ा घिस जाता है। जब टेलोमर्स बहुत छोटा हो जाता है तो सेल डिवाइड करना बंद कर देते हैं और या तो मर जाते हैं या सेनेसेंट सेल बन जाता है, जो एजिंग और बीमारियों का सबब बन सकता है। टेलोमर्स का काम डीएनए को डैमेज और गलत फ्यूजन से बचाना होता है, लेकिन ये वक्त के साथ साथ ख़त्म होते रहते हैं, जो एजिंग प्रोसेस को ट्रिगर करता है। सेल्स हर वक्त डिवाइड और रिपेयर करते रहते हैं, लेकिन हर नए डिवीज़न के साथ टेलोमर्स छोटे होते रहते हैं और एक वक्त आता है जब सेल्स डिवाइड करना बंद कर देते हैं। इसकी मिसाल ऐसी है कि जैसे कि आप एक किताब सोचिए जो बार बार फ़ोटोकॉपी की जाती है। हर नए फ़ोटोकॉपी के साथ इसकी क्वालिटी ख़राब होती है और एक वक्त आता है जब वो पढ़ने के काबिल नहीं रहती। कुछ साइंटिस्ट एजिंग को एक बीमारी के तौर पर ट्रीट करते हैं। ये एक नई सोच है जो कहती है कि अगर हम एजिंग को समझकर स्लो कर सकते हैं तो हम ज़्यादा हेल्दी और लंबी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। साइंस अब एजिंग को डिजीज़ के तौर पर ट्रीट कर रही है। ये नए पर्सपेक्टिव्स और सॉल्यूशंस का गेटवे है। अब हम देखेंगे कि एजिंग को कैसे स्लो या रिवर्स किया जा सकता है। साइंटिस्ट ने कुछ इनोवेटिव सॉल्यूशन प्रपोज किए हैं जो एजिंग को रिवर्स या स्लो करने में मदद कर सकते हैं। तो चलिए इन मेथड्स पर नज़र डालते हैं, जिनमें नंबर 1 है जीन एडिटिंग और क्रिस्पर टेक्नोलॉजी। क्रिस्पर एक जीन एडिटिंग टूल है जो डैमेज डीएनए को रिपेयर कर सकता है। यह टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो रही है कि एक दिन हम जेनेटिक डिजीज़ और एजिंग के ट्रीटमेंट कर पाएंगे। मिसाल के तौर पे सोचिए, एक मैकेनिक है जो पुराने इंजन को रिपेयर करके नई जान डाल देता है। जीन एडिटिंग कुछ ऐसी ही है जो हमारे बॉडी के इनर मैकेनिज्म को ठीक करने की कोशिश करती है। दूसरा पॉइंट है टेलोमरेस एंजाइम और टेलोमर रीबिल्डिंग। टेलोमर्स को आर्टिफिशियली रीबिल्ड करना एजिंग को रोकने का एक और मेथड हो सकता है। टेलोमरेस एंजाइम टेलोमर्स को रीबिल्ड करता है, जिससे ये सेल्स को ज़्यादा हेल्दी और फंक्शनल बनाता है। तीसरा है एंटी सेनेसेंस ड्रग। कुछ ड्रग्स बनाई जा रही हैं जो सेनेसेंस सेल को रिमूव करती हैं। सेनेसेंस सेल्स को रिमूव करने के लिए सेनोलाइटिक ड्रग्स का यूज़ हो रहा है, जो इन्फ्लेमेशन और एजिंग सिम्टम्स को कम करते हैं। इसकी मिसाल ऐसी है कि एक ऐसा गार्डन है जिसमें वीड्स बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, जो फ्लावर्स को ख़त्म कर देती है। अगर आप वीड्स को ख़त्म कर देंगे तो गार्डन फिर से लश और वाइब्रेंट लगने लगेगा। चौथा पॉइंट है क्लोनिंग और रीजनरेटिव मेडिसिन। क्या क्लोनिंग एक सोल्यूशन हो सकता है? साइंटिस्ट स्टेम सेल्स और रीजनरेटिव मेडिसिन का यूज़ करके नए ऑर्गन्स ग्रो करने की कोशिश कर रहे हैं। ये फ्यूचर में एजिंग को स्लो करने का एक बहुत पावरफुल टूल हो सकता है, जिसमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन और प्लाज्मा थेरेपी है।
अब प्लाज्मा थेरेपी क्या है? प्लाज्मा एक्सचेंज और यंग बॉडी फ्यूजन एजिंग के सिम्पटम्स को कम कर देते हैं, जिसमें आप दूसरी बॉडी से या यंग बॉडी से प्लाज्मा या ब्लड ट्रांसफ्यूजन के जरिए अपनी एज को कम कर सकते हैं। ये अभी एक्सपेरिमेंटल फेज में है, लेकिन बहुत ज़्यादा प्रॉमिसिंग रिजल्ट दे रहा है। टेक्नोलॉजी का एजिंग रोकने में क्या फ़ायदा हो सकता है? बायोलॉजी के अलावा टेक्नोलॉजी भी इमॉर्टल होने के ख्वाब को पॉसिबल बनाने में काम कर रहा है। AI और एडवांस रोबोटिक्स इस रेस में बहुत आगे हैं। अब कैसे, आइए समझते हैं। AI एक मैसिव डेटा एनालाइज करके डिजीजेस और एजिंग पैटर्न को समझने में मदद करता है। ये पर्सनलाइज्ड मेडिसिन और ट्रीटमेंट डिज़ाइन करने में भी काम आ सकता है। दूसरा है नैनो टेक्नोलॉजी। नैनो टेक्नोलॉजी का रोल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नैनोबॉट्स एक ऐसे बॉट्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा माइक्रो लेवल में बनाए जाते हैं, जो हमारी बॉडी में जाकर डैमेज सेल्स और टिश्यू को रिपेयर कर सकते हैं। अब ये एक रियलिटी बन रहे हैं। इमॉर्टल होने का आइडिया फैसिनेटिंग तो बहुत है, लेकिन इसके साथ इसके कुछ सीरियस चैलेंजेस हैं, जिनमें रिसोर्सेज और इनइक्वालिटी का अलावा एक और सवाल ये है कि क्या अमर होने से इंसानी वैल्यूज़ चेंज हो जाएंगी या नहीं। तो सबसे पहला पॉइंट है इनइक्वालिटी और सोशल डिवाइड। अगर इमोरलिटी की टेक्नोलॉजी सिर्फ अमीर लोग ही अफोर्ड कर सके तो दुनिया में एक बहुत बड़ा इम्बैलेंस हो सकता है। मिसाल के तौर पर अगर कोई एक रेस में हमेशा विनर हो और बाकी लोग कभी जीत ना सकें, तो ये बैलेंस सोसाइटी को डिस्टर्ब कर सकता है। दूसरा है ओवर पॉपुलेशन और रिसोर्स मैनेजमेंट। ओवर पॉपुलेशन एक मेजर चैलेंज है। अगर कोई ना मरे तो रिसोर्सेज जैसे खाना, पानी कैसे मैनेज किया जाएगा, और दुनिया की आबादी को ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाएगी, जिसमें गाड़ियों का मसला, रोड का मसला, रिहाइश का मसला, लैंड का मसला, पानी का मसला, बहुत सारे मसले मसाइल पैदा हो सकते हैं। तीसरा है, क्या अमर होने के बाद लोग मौत और ज़िंदगी के असली मायने भूल जाएंगे? अगर कोई मौत का खौफ ही नहीं होगा तो क्या इंसान सोसाइटी का स्ट्रक्चर भी बदल देगा? लोगों की वैल्यू ख़त्म हो जाएगी, लोग काम करना छोड़ देंगे, दुनिया में बहुत ही ज़्यादा इम्बैलेंस पैदा हो जाएगा। सोचिए, अगर दुनिया में कोई कंपटीशन या स्ट्रगल ही ना हो तो इंसानी सोसाइटी कैसे फंक्शन करेगी? तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है इमोरलिटी को लेकर। तो क्या हम हमेशा के लिए जी सकते हैं? साइंस का जवाब भी अभी अनक्लियर है। साइंस इमोरलिटी को लेकर एक पॉसिबिलिटी बना रहा है, लेकिन अभी हर्डल्स हैं। ये एडवांसमेंट हमारी लाइफ को बेटर और लॉन्गर ज़रूर कर सकती हैं, लेकिन इमॉर्टल ज़िंदगी के साइड इफ़ेक्ट को समझना भी ज़रूरी है। लेकिन एक बात पक्की है कि हमारी ज़िंदगी की क्वालिटी इंप्रूव हो सकती है। हमेशा के लिए जीना एक सपना ज़रूर है, लेकिन ये सपना हर किसी के लिए है या नहीं, ये सोचना ज़्यादा ज़रूरी है। आपका क्या ख्याल है? क्या इमोरलिटी इंसान को मिल जानी चाहिए या लिमिटेड लोग ही अमर होंगे? आपकी थॉट्स क्या हैं? कमेंट्स में अपने व्यूज़ ज़रूर शेयर करें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।